जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वेलकम है आप सभी का माँ अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को मैं हिंदी के साथ साथ पॉलिटी वाला जो सेक्शन है या संविधान वाला जो सेक्शन है, भारत की राज्य व्यवस्था का जो सेक्शन है, तो उस पर भी हमारी वीडियो जाएगी, उसकी भी क्लासेस चलेंगी। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पर इसको लेकर के चलेंगे, क्योंकि आगामी जो भी परीक्षाएं लोगों की हैं, चाहे वह परीक्षा आपके आरओ की हो, रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम हो, और चाहे वह पीसीएस का एग्जाम हो, वनडे में यूपी और ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, या एसएससी का एग्जाम हो, और या फिर यूपी ट्रिपल एससी के संदर्भ में जो पेट आ रहा है, पेट का एग्जाम हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए या लोअर पीसीएस जैसा कोई भी एग्जाम है, तो वनडे यानी एक दिवसीय परीक्षाओं के साथ साथ इसको और भी सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो साबित हो सकती है। तो थोड़ा सा मैं इसको विस्तार से लेकर के चलूँगा, समझने का प्रयास आप लोग करेगा, और आप सबके लिए बहुत ही आसान तरीके से, बेहतर तरीके से चीजें होंगी। प्रश्न किस बेसिस पर बन रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारत में, चाहे हम प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर हों, चाहे हम समूह का के अधिकारी के तौर पर हों, अगर हम भारत के निवासी हैं और नैतिकता यही कहती है, मूल रूप से अगर हम वास्तव में कुशल नागरिक हैं, तो हमें कम से कम भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में एक अच्छी समझ हो, जिससे कि हम और भी लोगों को जागरूक कर सकें और इससे अवेयर कर सकें। ये हमारा नैतिक दायित्व होता है। तो भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, इसको चलाने के लिए कौन कौन सी व्यवस्था और अतिरिक्त में हमें करनी पड़ती है, कौन कौन सी चीजें हमें शामिल करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए ये हमारा जो टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, और इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हमारे भारत में किस प्रकार से काम करता है। हमारे भारत में तीन आधारों पर या तीन ऐसे मुख्य तत्व हैं जिनको जोड़ करके हम भारतीय राज्य व्यवस्था की कल्पना कर लेते हैं। सबसे पहला जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी व्यवस्थाएं चलाई जाएंगी, जो भी कानून चलाया जाएगा, वो लिखित होगा, लिखित दस्तावेज के रूप में होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि देश का एक संविधान होगा। संविधान के साथ साथ यहाँ पर लोगों के कुछ राइट होंगे और कुछ लोगों के इश्यूज होंगे, जिन पर भी यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत होगी, यानी कि कुछ मुद्दे होंगे लोगों के। तो मुद्दों के साथ साथ यहाँ पर सबसे बड़ा जो सिस्टम एक है हमारे भारत में, जो कि गांवों की व्यवस्था को जोड़ करके चलता है, जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था जो है, ये भारत में गांव के विकास के लिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए इसका प्रयोग किया गया। महात्मा गांधी का भारत में सबसे बड़ा सपना हमारे महात्मा गांधी जी ने जो देखा था
कि पंचायती राज व्यवस्था की जाएगी और जिससे कि गांव का सर्वांगीण विकास हो सकेगा, चाहे वह सड़कों का विकास हो, चाहे वह स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, या किसी भी प्रकार के लोगों की दैनिक जरूरतों से संबंधित हो, तो उसके लिए ये पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया। हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो भारतीय राज व्यवस्था जो रन कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे लोगों के कुछ राइट और इश्यूज हैं। लोगों के राइट और इश्यूज के साथ साथ यहाँ पे तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण तत्व है वो पंचायती राज व्यवस्था है। तो ये सभी मिल करके काम कर रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था के संदर्भ में। आइए देखते हैं संविधान क्या है। तो सबसे जरूरी जो तत्व हमारे यहाँ पर है, संविधान ये नियमों का एक संग्रह है, नियमों का एक संग्रह है जो कि लोगों को इसके अनुसार चलना पड़ता है, यानी नियम के अनुसार चलना पड़ता है, या इसे नियमों की संहिता कह सकते हैं, यानी नियमों की संहिता भी हम इसको कह सकते हैं। जो संविधान हमारा है, संविधान को हम उर्दू में आईन कहते हैं, संविधान को हम उर्दू में आईन कहते हैं। और आईन अर्थात यानी संविधान को ऐसे दर्पण के रूप में इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर को मुकम्मल करते हैं, या वास्तविक रूप में इसको पहचान पाते हैं कि हमारा भारत वास्तव में क्या है। यानी हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यानी हमारे संविधान की, अब इसमें हमें क्या क्या सीखना होगा कि जो हमारा संविधान है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हमारा संविधान क्या है, इसकी हम लोग विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं संविधान की, हमारी विशेषताएं क्या हैं, और संविधान में क्या पाठ्यक्रम है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें जानेंगे। फिर यहाँ पर बात करते हैं लोगों, क्योंकि राइट और इश्यूज इसलिए होंगे क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं, यानी हमारे भारत में डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र है। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था इसलिए क्योंकि गांवों की जो 70% आबादी है ये गांव में रहती है, और अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वह कृषि है, और कृषि करने वाले लोग गांव में रहते हैं, यानी ग्रामीण लोग हैं। तो इसलिए पंचायती राज सिस्टम को लागू करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे भारतीय राज व्यवस्था जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है इसके लिए 3 ये महत्वपूर्ण है। अब देश की व्यवस्था या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, यानी महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स क्या हैं या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं जिसके द्वारा हम भारत की व्यवस्था को पूरी तरीके से जानेंगे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पे ग्रुप है, एक हमारा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारी है, जो राजनीतिक दल है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ यहाँ पर यानी कि जिनको हम राजनीतिक दल भी कहते हैं, राजनीतिक दल, और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ हमारे प्रेशर ग्रुप भी हैं, प्रेशर ग्रुप जिनको यहाँ पर हम दबाव समूह के रूप में जानते हैं। दबाव समूह कौन कौन से होंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा है कि जो हमारी सरकार है, ये सरकार किस तरीके से, या जो हमारी गवर्नमेंट है ये किस प्रकार से काम कर रही है। तो यहाँ पर एक हमारी एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि एक हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका है, और कार्यपालिका के साथ साथ यहाँ पर हमारी लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका है, ये महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका जो कि कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका इसको लागू करेगी, विधायिका विधि या कानून बनाएगी। और इसके बाद में हमारा अगला है जुडिशरी सिस्टम, यानी कि जुडिशरी अर्थात न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या करेगी, ये न्याय देगी, विधायिका यानी कि विधि बनाएगी, कानून बनाएगी, और कार्यपालिका उसको लागू करेगी। और न्यायपालिका जो होगी वो
न्याय देने का काम करेगी। और इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा तत्व होता है या कंपोनेंट होता है वह होता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन। प्रशासन भी देश का होगा, तब जाकर के हम भारत की राज्य व्यवस्था का संचालन पूरी तरीके से या सुचारू रूप से कर पाएंगे। जिसमें सबसे पहला आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, यानी कि राजनीतिक दल होंगे, प्रेशर ग्रुप होंगे यानी दबाव समूह होंगे, और दबाव समूह के साथ साथ यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर जिसको हम लोग कार्यपालिका के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पर नियमों को लागू करेगी। दूसरा है लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका जो कि कानूनों का निर्माण करेगी, और जुडिशरी जो है ये जजमेंट देने का कार्य करेगी, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा प्रशासन देखने का कार्य करेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में ही जो भारत की राज्य व्यवस्था को या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी तत्व माने जाते हैं। तो सबसे पहला आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये नियमों का एक संग्रह है, या इसको हम नियमों की संहिता कहते हैं। उर्दू में इसको हम आईन भी कहते हैं। जैसा कि हमारे अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि जो देश है इस देश का संविधान ही उस आईन के रूप में है या उस दर्पण के रूप में है जिसमें हम इस आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर को वास्तविक रूप से देख पाएंगे। तो नियमों का संग्रह के रूप में। दूसरा हमने सीखा कि राइट और इश्यूज होंगे। राइट होंगे, इश्यूज होंगे, यानी कि लोगों के मुद्दे होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक है, यानी कि लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लोकतंत्र हमारे देश का है। इसके बाद में तीसरा आपने तत्व देखा कि पंचायती राज सिस्टम होगा जहां पर लोगों का सर्वांगीण विकास होगा। एक प्रश्न यहाँ पर सीधा पूछा जाता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण आपको ये प्रश्न याद रखना है। उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन भी इसको कहते हैं, अर्थात आप इसको कहेंगे सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी सत्ता को या शासन को या पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके द्वारा किया जाएगा, जो महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना जाता है। तो ये हमारी भारत की राज्य व्यवस्था है। इसके अंतर्गत ही हमारा संविधान है, मुद्दे हैं और पंचायती राज सिस्टम है, जो कि राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण तत्व शामिल किए गए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल, प्रेशर ग्रुप, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके बाद में हम बात इस शब्द को परिभाषित करने के लिए और आगे बढ़ेंगे जब, तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि राज्य क्या है, स्टेट की कल्पना कैसे आएगी। राज्य और राष्ट्र दोनों की अवधारणाएं अलग अलग होती हैं। राज्य यानी कि स्टेट। स्टेट क्या है? यहां पर राज्य का जो संदर्भ है ये किसी राष्ट्र से होता है, ये कोई भी होता है, मुल्क। यानी राज्य क्या होगा? जिसके लिए सबसे आवश्यक तत्व है यहां पर निश्चित भूगोल होना चाहिए या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, जिसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो। और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होने के साथ साथ यहां पर रहने के लिए जनसंख्या का होना बहुत जरूरी होता है। और जनसंख्या के साथ साथ अगर हम बात करें तो सरकार का होना बहुत जरूरी होता है, यानी इस जनता के शासन को देखने के लिए सरकार आवश्यक होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चौथा तत्व होता है जिसको हम कहते हैं संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी यानी यहाँ पे डेफिनेट जियोग्राफिकल रीजन होना चाहिए, पॉपुलेशन का होना जरूरी होता है, और यहाँ पर गवर्नमेंट का होना जरूरी होता है, और संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी का होना बहुत जरूरी होता है। और इन तत्वों से मिल करके बनता है हमारा राज्य। अब राज्य इन तत्वों, प्रश्न भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो राज्य के लिए आवश्यक नहीं है? मतलब ये चार तत्व जो हैं ये बहुत ही आवश्यक तत्व के रूप में माने जाते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। अगर कोई और आता है तो वह इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर है कि राज्य कितने प्रकार का होता है, राज्य के प्रकार कितने होते हैं? तो सबसे
पहले देखेंगे राज्य, यहाँ पर प्रमुख रूप से देखेंगे तो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो राज्य होता है जिसको हम कहते हैं सत्ताधारी राज्य, और दूसरे जब हम राज्य की कल्पना करते हैं जिसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक। सत्ताधारी जो राज्य होते हैं ये दो प्रकार के राज्य होते हैं, प्रमुख रूप से अगर देखा जाए दो होते, नहीं तो इसको तीन भागों में भी हम लोग इसको बांट सकते हैं। सबसे जो पहला है यह है राजतंत्र यानी कि राजा का तंत्र, यहाँ पे किंगशिप होती है, राजा का तंत्र कहलाता है, राजा का शासन जो होता है वह कहलाता है। इसके बाद में जो सबसे प्रमुख तीसरा है जिसको हम कहते हैं तानाशाही शासन, तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं, डिक्टेटरशिप के रूप में यहाँ पर है। और तीसरा इसमें सत्ताधारी राज्य का रूप है एक दलीय शासन के रूप में। एक दलीय शासन, यहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है और एक ही पॉलिटिकल पार्टी शासन करती है। आइए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सत्ताधारी जिसमें राजतंत्र होगा, राजा का शासन होगा, तानाशाही जिसमें सामंतवादी व्यवस्था ना होकर के एक ऐसा व्यक्ति होगा जो तानाशाह होगा और उसके नियम के अनुसार ही देश का या राज्य का शासन चलाया जाएगा। एक दलीय शासन जहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी शासन करती होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। इधर लोकतंत्र, जैसा कि इसको अगर हम शब्द को तोड़ दें लोक और प्लस तंत्र, लोक माने लोग यानी कौन, जनता, लोग अर्थात कौन है, जनता है, और जनता, और तंत्र माने होता है शासन, तंत्र का मतलब होता है शासन, अर्थात लोकतंत्र वह है जहां पर लोगों का शासन है यानी जनता का शासन है, जनता का शासन है, जनता के द्वारा शासन है और जनता के लिए शासन है और जनता का शासन है। तो तीन प्रकार से यहाँ पे लोकतंत्र की परिभाषा, जैसे भारत जो है सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे लोकतांत्रिक देश के रूप में, कई जगह पर है, हम बात भी करेंगे भी कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्रात्मकता है, कहाँ कहाँ पर राजतंत्र है। जैसे राजतंत्र के संदर्भ में अगर देखें सबसे बड़ा जो उदाहरण है हमारा ये ब्रिटेन है, राजतंत्र जहाँ पे राजशाही शासन होता है। अब अगर हम तानाशाही शासन के रूप में देखें तो जो उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो तानाशाही शासन के रूप में, किम जोंग उन यहाँ का प्रमुख तानाशाह है। और आप अभी सुने होंगे मुनव्वर गद्दाफी, एक था मुनव्वर गद्दाफी, लीबिया का, लीबिया जो था ये तानाशाही देश के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। तो ये प्रमुख रूप से हमारे राज्य के प्रकार के रूप में, तो सत्ताधारी राज्य और लोकतंत्रात्मक राज्य जिसका उदाहरण हमारा भारत है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या हमें सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये अभी सिर्फ विषय का परिचय, केवल अभी कुछ पढ़ा नहीं रहे, बस यहाँ पर सिर्फ छोटा सा एक विषय का परिचय है। अभी आप लोग तक पाठ्यक्रम पहले पहुंचेगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हमारा संविधान का जो पाठ है, संविधान के पाठ में भारतीय ये पाठ्यक्रम हमारा क्या है, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, यानी कि संविधान को बनाने में अंग्रेजों की क्या भूमिका रही, भारतीयों का क्या क्या यहाँ पर योगदान रहा। तो हर जैसे इतिहास का भी एक इतिहास होता है तो संविधान का भी एक इतिहास है, हिंदी का भी एक इतिहास है, हर विषय का एक अपना
इतिहास होता है, तो इस प्रकार से संविधान का भी इतिहास है। और इसके बाद में हमारे संविधान की विशेषताएं क्या होंगी, हमारे संविधान की विशेषताएं क्या होंगी, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान की विशेषताएं क्या होंगी, संविधान की विशेषताओं के साथ साथ यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है कि प्रस्तावना क्या है, किसको हम प्रस्तावना कहेंगे, यानी कि प्रियम्बल किसको कहेंगे, प्रियम्बल क्या है। और प्रियम्बल के बाद में अगला जो हमारा है शेड्यूल हम लोगों को पढ़ने हैं, यानी कि अनुसूचियां कौन सी, इनसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ हमारी जो संविधान सभा बनाई गई थी, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण कैसे हुआ था, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, और संविधान सभा का जो गठन हुआ वो किस प्रकार से हुआ। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे राज्य एवं उसके संघ शासित क्षेत्र, राज्य एवं उसके संघ शासित क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप क्या होती है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण रूप से मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य के साथ इसी के साथ हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं। इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका, और कार्यपालिका के साथ साथ हम यहाँ पर पढ़ेंगे विधायिका, और विधायिका में यहाँ पर संसद पढ़ेंगे अलग, और राज्यों की विधायिका यानी कि संसद और राज्य की विधायिका इसमें अलग पढ़ेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका, न्यायपालिका प्रमुख आयोग, प्रमुख आयोग, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जो संविधान के संशोधन है, संशोधन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण हमारे अनुच्छेद हैं, कौन कौन से अनुच्छेद इसमें पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण, उन अनुच्छेदों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कंप्लीट सिलेबस हमारा होगा राज्य व्यवस्था का, जिसको आपको हमारे साथ में ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। करीब करीब इसकी जो क्लासेज आपको पूरी मिलेगी, ये 70 से 75 घंटे की क्लासेज होगी, तब जाकर के ये हमारा कंप्लीट पॉलिटी का जो सिलेबस है ये समाप्त हो पाएगा। इसमें आप सभी को मैं शुरुआत से सभी चीजें एक एक क्रम में पढ़ाऊंगा, जिससे कि आगामी परीक्षाओं के लिए सभी प्रश्न आपके आराम से हो जाएंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। संविधान का ऐतिहासिक विकास, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास को 2 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहला चरण यहाँ पर जब भारत में अंग्रेज आते हैं, वैसे बहुत सारी कंपनियों का जो क्रम है ये भारत में लगातार आना शुरू होता है। PDEF, पुर्तगाली, डच, ईस्ट और फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, ईस्ट और फ्रांसीसी, ये 4 कंपनियां आती हैं। PDF फाइल भी होती है, जिसको आप समझ सकते हैं। ये हमारे भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई और उनके कंपनियों के आगमन से धीरे धीरे यहाँ पर कैसे भारत में व्यापार हुआ, और उसके बाद में फिर कौन सी कंपनी यहाँ पर आके पहला व्यापार करी
और कौन सी दूसरी बार आई, कौन सी लास्ट में आई, इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान का अगर हम ऐतिहासिक विकास की बात करते हैं तो यह विकास सबसे पहले यानी ईस्ट इंडिया जब कंपनी भारत में आती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में भारत का शासन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आती है और 1600 ईस्वी से यहाँ पर शासन करना शुरू करती है और जो नियम और कानून या रूल्स और रेगुलेशंस बनाना शुरू करती है, जिसमें यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से यानी कि 1773 से लेकर के और 1853 तक जो शासन होता है वह ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन होता है। इसके बाद में 1853 के बाद में अगला अधिनियम यहाँ पर बनता है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे अधिनियम क्या होते हैं, क्या एक्ट कौन से कहलाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में जो शासन चला गया ये ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में यहाँ पे शासन चला गया। अब ब्रिटिश क्राउन जो है ये शासन 1858 से लेकर के 1947 यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब तक यह शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में रहा। अब इसके पहले भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने सबसे पहले यानी ब्रिटेन की महारानी ने एक राजलेख तैयार कराया 1600 ईस्वी का, जिसे राजलेख कहते हैं या जिसे हम चार्टर के रूप में जानते हैं। राजलेख 1600 ईस्वी का राजलेख तैयार हुआ जिसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य होता है सिर्फ और सिर्फ भारत में व्यापार करना और इसका कोई ना तो नैतिक उद्देश्य होता है ना ही राजनीतिक उद्देश्य होता है, लेकिन भारत की स्थितियों को देखते हुए ये ईस्ट इंडिया यहाँ पर शासन करना शुरू करती है। तो जब ये राजलेख तैयार होता है 1600 ईस्वी में तो वहां पर कितने लोग भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं, तो 270 यहाँ पर इन्वेस्टर के रूप में या भागीदार के रूप में यहाँ पर आते हैं जो अपना पार्टिसिपेशन करते हैं और जिसमें करीब करीब 30,133 पाउंड की पूंजी का जो इन्वेस्टमेंट होता है इनके द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन की महारानी के निर्देशन में इतने लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद ये 30,133 पाउंड की जो पूंजी है कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए लगाती है, जिसके लिए यहाँ पर 217 में से सिर्फ 50 लोग ऐसे होते हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में आते हैं और भारत में वह व्यापार करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे क्योंकि यहाँ पर इस समय जो शासन था वो मुगल काल का शासन चल रहा था। मुगल काल, मुगल की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इधर लेकर जाना चाहेंगे आपको इतिहास में, क्योंकि जब हम ऐतिहासिक विकास की बात करते हैं तो 1707 ईस्वी का वो ऐसा दौर जो कि यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु और इसके बाद का जो शासन है ये उत्तर मुगल काल का शासन कहलाता है। उत्तर मुगल काल का शासन कहलाता है। इसके बाद के जो शासक हैं उन शासकों की ऐसी परिभाषाएं इतिहासकारों ने इस प्रकार की इनको संज्ञाएं दी हैं कि इनका जो शासन उत्तर मुगल काल का था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। जैसे जहांदार शाह जैसे लोग जो थे वो लंपट मूर्ख कह रहे, फर्रुखसियर जैसे लोग घृणित कायर के नाम से इनकी संज्ञा मानी जाती है। आपने देखा जहांदार शाह लंपट मूर्ख के नाम से जाने जाते हैं। तो उत्तर मुगल काल का जो शासन था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद का शासन काल जो था, इस समय के जितने भी शासक थे वो सभी नकारा, निठल्ले और निकम्मे के रूप में कहलाए। इस वजह से धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आधिपत्य था वो लगातार यहाँ पर होता चला गया। इसमें देखा गया
कि 1757 का एक युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों के बीच और उत्तर मुगल काल के जो शासक थे जिनका नाम था सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में जब 1757 का युद्ध लड़ा गया तो इतिहासकार लिखते हैं कि ये जो बैटल ऑफ प्लासी था, यानी कि जो प्लासी का युद्ध था, ये युद्ध ना होकर के रंगमंच पे खेला गया एक नाटक था। तो यह युद्ध की संज्ञा में नहीं आता है, लेकिन 1764 का जो एक युद्ध हुआ जिसे बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, बक्सर का युद्ध, ये इतिहास का, पूरे इतिहास का एक निर्णायक युद्ध के रूप में माना जाता है, जो बक्सर का युद्ध था। सिराजुद्दौला, अवध के नवाब और मीर कासिम, अवध के नवाब मीर कासिम, इन तीन लोगों के द्वारा मिलकर के लड़ा गया एक युद्ध था जिसमें बुरी तरह से इस बक्सर के युद्ध में उत्तर मुगल काल के इन शासकों की बुरी तरह से हार हुई और अंग्रेजों की विजय हुई और 1765 में ब्रिटेन की महारानी का दोबारा से एक लेख तैयार हुआ और जिसमें इन्होंने अनुमति दे दी कि अब भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो यहाँ तक तो व्यापार के लिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि 1600 ईस्वी में जो बना था तो ये इतने इन्वेस्टर के रूप में आए थे राजनीति में और इनको सिर्फ 15 वर्ष की अनुमति ही मिली थी, लेकिन धीरे धीरे इस टाइम पीरियड को लगातार ये लोग बढ़ाते गए और ये समय आ गया जब 1765 में इनको कुछ नीति या पॉलिसीज बनानी पड़ी जिसके द्वारा यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से अपना शासन करना शुरू कर देती है। तो 1764 का एक निर्णायक युद्ध के रूप में माना जाता है और यहाँ से हमारे भारतीय संविधान के यानी कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की जो नींव है वो यहीं से पड़ जाती है। तो अब हम देखते हैं इसमें जो अंग्रेज हैं, क्योंकि अंग्रेज अब ट्रेडिशनल वे में या परंपरागत रूप से अपने किसी भी नियम पर या भारतीयों के परंपरागत नियमों के आधार पर चलने वाले नहीं थे, तो उन्होंने सबसे पहला एक एक्ट बनाया जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बहुत सारे प्रमुख काम किए गए, जिसमें यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई कलकत्ता में। तो इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे अभी। तो अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कौन कौन से जो महत्वपूर्ण हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में एक्ट और अधिनियम हमारे अंग्रेजों को बनाने पड़े थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसके बाद में एक हमारा अगला एक्ट आया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया, इनके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ये सर विलियम पिट्स जो ब्रिटेन के इसमें प्रधानमंत्री थे उनके नाम पर रखा गया था पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण अब यहाँ पे चार्टर के नाम से जो राजलेख अभी हमने बताया, चार्टर के नाम से ब्रिटेन की महारानी जो नियम बनाने लगी 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट। 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट सबसे महत्वपूर्ण कदम यहाँ से इसकी जो खामियां थी इनको दूर करने के लिए इसको बनाया गया। 1793 के बाद में अगला आया, इसमें 20 साल के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए कि अब जो कंपनी है इसी प्रकार से शासन करेगी, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो 1793 के बाद में जो आया शासन वो 1813 का सेकेंड चार्टर एक्ट। 1813 का ये सेकेंड चार्टर एक्ट बना और इसके बाद में अगला एक 20 साल के अंतराल पर 1833 का ये जो आया थर्ड चार्टर एक्ट के रूप में यहाँ पे बनाया गया। और चौथा जो बनाया गया यहाँ पर ये था आपका 1853 का फोर्थ चार्टर एक्ट, या जिसको हम चतुर्थ चार्टर के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने लिखा भी था कि 1773 से लेकर 1853 तक का शासन जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन कहलाता है।
तो 1853 तक के शासन जो ये शासनकाल है ये माना जाता है। इसके बाद में 1858 का ये जो अधिनियम बनाया गया 1858 का ये भारत शासन अधिनियम, क्योंकि अब भारत के लिए शासन करेंगे ब्रिटिश, शासन अधिनियम बनाया गया। सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उसे अधिनियम कहते हैं। फिर इसके बाद में 1861 का परिषद अधिनियम आ गया। इसके बाद में 1892 जो बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी बने तो बीच में, लेकिन 1892 बहुत, जहां पर बजट की व्यवस्था की गई समुचित रूप से, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद में यहाँ पर 1909 का भारत परिषद अधिनियम, परिषद अधिनियम जो बनाया गया ये सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम के रूप में साबित हुआ, जिसे मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर उन्नीस का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम और इसके ठीक बाद हम लोग पढ़ेंगे 1947 का भारत शासन अधिनियम। तो इसको जो इसकी चर्चा है डिटेल से हम लोग एक एक करके इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो बोर हो जाएंगे आप सभी। इसलिए मैं अगली क्लास में इसकी डिटेल से चर्चा करूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो है बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और नोट्स सलीके से बनाएंगे, और जिससे कि आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।